प्री मैरिज काउंसलिंग में सबसे पहली सलाह क्या देती हैं किसी बेटी या बेटे को? क्रोध आता है किसी को, तब आप अपने आप को हैंडल कैसे करते हो, व्यक्ति को वहां देख लीजिए, उसका व्यक्तित्व समझ जाए। ऐप्स आ गए हैं, जीवन साथी ऐप्स हैं। एक्चुअली में जब भी लड़कियां आई वो शादी के समय लहंगा खरीदने में 3 महीने लगा देती, मगर व्यक्ति समझने में 3 महीने नहीं लगाती। कुंडली मिलाने को आप कितना महत्व देती हैं? कुंडली मिलान तो करते हैं मगर स्वभाव का मिलान नहीं करते। मोबाइल और सोशल मीडिया एक शादी में कितना महत्व रख रहे हैं? रियल वर्ल्ड ज्यादा अच्छा लगता है रियल वर्ल्ड से। अच्छा ये बताइए, आप सास की भी काउंसलिंग करती हैं क्या? होने वाली सास। लड़के आजकल बहुत डर रहे हैं शादी करने से, एक से एक कांड हो रहे हैं, कहीं सोनम का होता है, कहीं नीला ड्रम है। तो ये इसके बाद आपकी काउंसलिंग के लिए लोग कुछ बढ़े हैं क्या? तो वो इस डर से आते हैं कि हम कैसे समझें लड़कियों को। अभी तक तो पुरुषों की अत्याचारी कहा जाता था और महिलाएं पीड़ित होती थी। जब हम लोग पीड़ित थे तब तो बहुत लंबा समय रहा है, और आज अगर जरा थोड़े बहुत केस हुए हैं तो डरने लगे हैं हम लोगों से। हमारी आज़ादी को कम समझा ना जाए। लेकिन ये भी तो है, महिलाओं का कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस। हम बात कर रहे हैं शादी की, ये 7 वचनों से पूरी नहीं होती, ये 7 समझ से पूरी होती है। कौन सी समझ है वो? मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव चौधरी, आपका होस्ट, एक बार फिर आपको द फर्स्ट टॉक में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से मिलवाने वाला हूं। पहले जमाने में दादा दादी नाना नानी बहुत सारे परिवार के सदस्य होते थे जो आपकी शादी के पहले और शादी के बाद काउंसलिंग करते थे। लेकिन अब सीमित परिवार हो रहे हैं और बहुत सारी जगह तो सिर्फ 2 लोगों के ही परिवार हैं। उन्हें आवश्यकता पड़ने लगी है एक मैरिज काउंसलर की, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी हो सके। इसी तरह के एक मैरिज काउंसलर से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं, डॉक्टर रानी वैद्य जी। डॉक्टर रानी वैद्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे धन्यवाद। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कंसल्टेंसी का आइडिया कैसे आया और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सर, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे महसूस हुआ कि लोगों को ज़रूरी है सही दिशा दिखाना। धीरे धीरे समझ में आया कि केवल पढ़ाई तक या पढ़ाने तक मुझे सीमित नहीं रहना है, मुझे लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए एक नया प्रयास करना है। उसके तहत मैंने अपने आप को कंसल्टेंसी के लिए यानी काउंसलिंग के लिए तैयार किया, और लोगों को मैं काफ़ी अच्छी मदद दे पा रही हूँ और उनके जीवन को निखार पा रही हूँ, उन्नति की ओर ले जा पा रही हूँ। यही मेरा प्रयास रहता है। तो कैसे शुरुआत हो गई आपकी? पहली काउंसलिंग कैसे हुई शुरू? सर, जाने अनजाने मेरे बच्चे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनकी लगातार कर रही थी काउंसलिंग, या उन्हें हमेशा सही मार्गदर्शन दे रही थी, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो करीबन 23 से 25 साल के होते हैं। तो उन्हें करियर के समय एक टर्निंग पॉइंट होता है। कई बच्चों की मैरिज का समय होता है कि उसी समय उनकी पढ़ते पढ़ते मैरिज हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं होती। कई मेरे यहाँ जो आते हैं उनकी विवाह हो चुका है, वो महिलाएं आती हैं कि घर परिवार की कुछ समस्या लेके। तो कहीं न कहीं मैं सबकी समस्याओं का निदान कर रही थी। मुझे नहीं पता है मैं उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ, मगर धीरे-धीरे एहसास हुआ कि ये मैं इधर तक सीमित ना रहूँ, मैं लोग जन समुदाय तक उस बात को पहुँचाऊँ। तो सुबह मैं जैसे यूनिवर्सिटी में थ्योरी पढ़ाती हूँ और शाम को प्रैक्टिकल करती हूँ सर। जी। तो ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग है, ये अब कितनी महत्वपूर्ण हो गई आज भारतीय समाज में? सर, आज के समय में ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग है, ये महती आवश्यकता हो गई है। जैसे आप अक्षर पढ़ना शिक्षा है, मन को पढ़ना, आप जीवन साथी के मन को पढ़ना जीवन की सिद्धि है। ज़रूरी हो गया है कि आप जब विवाह कर रहे हैं तो मन की को सिद्ध करें, यानी एक-दूसरे को समझें। जीवन साथी होने के नाते केवल हम एक-दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करें, हम मन की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करें। तो ज़रूरी है प्री मैरिज काउंसलिंग। देखिए, पहले तो प्री मैरिज काउंसलिंग थी या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग थी, वो हमारे घर के बुजुर्ग करते थे। दादा दादी नाना नानी। और तो और एक डर हुआ करता था कि दादी को पता चल जाएगा तो क्या हुआ, पिताजी नाराज हो जाएंगे। ये डर सम्मान का था। अब वो लगभग लगभग खत्म हो रहा है। बहुत सारे तो रिश्ते ही अब नहीं बचे हैं समाज में, इसलिए आवश्यकता पड़ रही है
डॉक्टर रानी वैद्य की। रानी जी, ये बताइए कि कोई अपने विवाह के संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो क्यों आपके पास आए? देखिए, हम जब कोई निर्णय लेते हैं, विवाह एक निर्णय है और जब निर्णय केवल व्यक्ति विशेष का नहीं होता कि 2 लोग निर्णय ले रहे हैं, वो परिवार निर्णय ले रहा है, वो समाज के दायरे में रह के निर्णय ले रहा है। तो निर्णय लेने के समय हमारे पास अधूरी जानकारियाँ होती हैं क्योंकि हम एक व्यक्ति को अभी पूरा नहीं जान पाए हैं और अधूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने में हमें असमंजसता भी लगती है और निर्णय हमारा संतुलित नहीं हो पाता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम उस व्यक्ति को तो अभी जानते ही नहीं, केवल हमने फ़ोटो में देखा और हमारे पास उसका बायोडाटा आया है। हमने उस व्यक्ति को अभी कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो तो हमने जाना नहीं। तो समस्या यहाँ आती है कि लोग डर जाते हैं कि शादी करने वाले हैं, वो व्यक्ति कैसा निकलेगा, क्या करना चाहिए कि नहीं, परिवार कैसा है। तो समस्याओं के साथ वो उलझे सवालों के साथ आते हैं और मैं उनके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करती देखिए, जो जो आप जो बात कर रही हैं, ये बात तो सामान्य तौर पे जो रिश्ते मिला के, कुंडली मिला के अरेंज मैरिज करते हैं। लेकिन क्या जो लोग कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, जो लव मैरिज करते हैं, क्या उन्हें भी प्री मैरिज काउंसलिंग की आवश्यकता होती है? सर देखिए, मेरा मानना है कि जो आपने लव मैरिज की बात की तो सबसे पहले रिश्ता शुरुआत प्रेम से होती है। दूसरा स्टेप आता है कि जब आप उस रिश्ते में समझ आती है और समझ के बाद सम्मान। ये 3 स्टेप जब तक कोई नहीं चढ़ता तो वो चाहे लव मैरिज करे, चाहे अरेंज मैरिज करे, मैरिज में परेशानियाँ आ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जब आप लव मैरिज करते हैं तो प्रेम को बहुत महत्व देते हैं, मगर उसके बाद समझ विकसित होती है कि ये असली प्रेम है कि नहीं। और फिर आगे आता है जब तक आप एक-दूसरे को सम्मान नहीं दे रहे। सम्मान के साथ विवाह टिकता है। सम्मान वो सेतु है जो 2 व्यक्तियों के बीच उस चीज़ को सेतु जितना मजबूत होगा, हम एक-दूसरे को उतना अधिक समझ पाएँगे, उतना अधिक जान पाएँगे और एक-दूसरे की कद्र कर पाएँगे। वही तो मैं पूछ रहा था, वही मैं कह रहा हूँ कि 2-2 3-3 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक साथ काम कर रहे हैं या साथ में पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उसके बाद भी फिर जब शादी हो जाती तो शादी में आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि झगड़े शुरू हो जाते हैं? सर आपकी बात से एक अच्छा मुझे केस याद आया है कि एक बिटिया थी जो अपने कलीग्स के साथ पढ़ रही थी और काफ़ी दिनों से उसके साथ रहने के कारण उससे प्रेम संबंध उनके बन गए थे और उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा था, मगर दूसरी कास्ट के होने के कारण उनके जो घर परिवार के लोग थे वो उसके बहुत अगेंस्ट थे। उस घबराहट को लेके उनके घर परिवार के लोग मेरे पास आए, बिटिया को लेकर के बातचीत की और मुझे समझ में आया कि बिटिया जो है अपने जिस उस प्यार के लिए बहुत ही आतुर है और उसी से संबंध बनाना चाहती है, विवाह करना चाहती है। तो मैंने उनके परिवार वालों को एक सलाह दी कि आप जो है पूरे के पूरे परिवार सहित 3 दिन उस व्यक्ति के घर आप लोग जाके रहें और उन आप भी 3 दिन उन्हें अपने घर बुलाएँ। उसका एक कारण ये था कि जो आप पहले दिन जब आप किसी के घर जाते हो, बहुत अच्छे से बिल्कुल, आओ-भगत अच्छा भाव होगा तो होती है, हाँ, रसगुल्ले भी खाना-पीना खाने सारी मिलते हैं और चीज़ें ड्राई सारी फ्रूट्स भी चीज़ें निकल के और हम आते हैं। बहुत सारी बातें छुपा के रखते हैं कि जी, पर्दों के पीछे छुपी रहती हैं चीज़ें। शाम तक भी वही कहानी होती है कि भई सुबह आए हैं व्यक्ति और शाम दूसरे दिन कहानी बदलने लग हाँ, जाती है थोड़ा-सा सर। जो वो जो पूरी वाला जो मामला था, वो रोटी में आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, पूड़ी से रोटी में आ जाते हैं। आप उनके कोने के हर कोने को देखते हैं, घर के हर जी, कोने को समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ क्या रखा है। अ, केवल घर के सामानों को नहीं समझते, उनके व्यवहार को समझते हैं। आपस में जो रिश्ते हैं आपस में जो उसमें, रिश्ते हैं, एक-दूसरे से संवाद माँ-बेटी कैसे बात करते हैं, हाँ, पिता अपने पुत्र से से कैसा कैसे ब संवाद करता है। संवाद जी, की शैली समझते हैं, लोगों का बैठने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, काम करने का ढंग, किचन की चीज़ें, घर की चीज़ें व्यवस्थित कितनी हैं, दूसरे दिन थोड़ी और चीज़ें समझ में आती है और तीसरे दिन आपको उसकी एक्चुअल वास्तविकता समझ में आ वास्तविकता जाता समझ में आ जाती है। है। तो ये हुआ तो कि देखिए, ये डॉक्टर रानी वैद्य ने आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अगर आप अपने बच्चे का संबंध कहीं करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ कुछ घंटे होटल में ना बैठें। उसके घर जाएँ और उसे अपने घर बुलाएँ, ताकि आप उसका घर, परिवार और संबंधों को एनालाइज़ कर सकें, बल्कि वो भी आपके लिए
आपके संबंधों, आपके घर परिवार को एनालाइज कर सकें। तो फिर क्या हुआ उस रिश्ते का? सर ये हुआ कि जब वो लोग 3 दिन तीसरा दिन उन लोगों के लिए भारी पड़ने लगा। इवन वो जो बिटिया थी उसके विचार बदलने लगे, पापा घर चलें, पापा घर चलें। जो उस घर के जाने की तैयारी में थी दुल्हन बन के, आज उसे अपना फिर से पापा का घर दिखने लगा। और इसी तरह से वो लोग भी आए, तो उन्होंने भी महसूस किया कि हम 2 अलग संस्कृति के लोग हैं, 2 अलग व्यक्तित्व हैं, 2 अलग सोच के लोग हैं। शायद हमारी सोच वहाँ तक अच्छी थी कि जब हम काम कर रहे हैं ऑफ़िस कल्चर में या वहाँ, हम मगर अच्छे दोस्त हो बस सकते अच्छे हैं, दोस्त हो हम सकते बहुत हैं। अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ज़िंदगी में एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम अच्छे पति-पत्नी नहीं हो प सकते। देखिए, तो यहीं पर प्री मैरिटल काउंसल जो होती है, वो काम आती है कि आप अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे पति-पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, उसके नुस्खे जो हैं, वो रानी वैद्य जी बता रही हैं। मैडम और बताइए, कोई अच्छा एक आध नया किस्सा बताइए, लोगों को जिससे इंस्पिरेशन मिले सीखने की में। सर एक और मेरे पास मैं नाम नहीं लूँगी उस लड़की का। बड़ी ही बोल्ड लड़की, बाइक राइडर थी और वो जो थी बड़ी पैशनेट थी दुनिया को देखने के लिए, अच्छे से घूमना, और उसकी शादी होने वाली थी। शादी करने का विचार तो था उसका मन में कि चलो शादी करते हैं, एक उम्र आ गई है, मगर वो अपना करियर नहीं खोना चाहती थी, वो अपने बंधनों में नहीं बंधना चाहती थी, और वो अपनी स्वतंत्रता को खोता हुआ महसूस कर रही थी, तो कहीं न कहीं बहुत डरी हुई महसूस कर रही थी। और साथ ही साथ वो जबलपुर की थी, तो जबलपुर में उसका अपना एक नाम बन चुका था और शादी हो रही थी पूना में। तो पूना जाके फिर से वो अपने आप को महसूस कर रही थी कि मैं कैसे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी फिर वहाँ ग्रो कर पाऊँगी, और बिल्कुल, यहाँ आजकल तो बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाँ, तो वो इतनी घबराई हुई थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, यहाँ तो मेरी सब जगह पकड़ है, लोग मुझे जानते हैं, जो मैं कर रही हूँ वो समझते हैं, मगर वहाँ कैसे मैं अपने आप को सेटअप कर पाऊँगी? और साथ ही साथ जब वो मेरे से मिलने आई तब मैंने उससे कहा कि देखो यार, तुम बात करने में बोल्ड तो हो, मगर घर में ये बातें नहीं चलती हैं। सासू माँ के साथ हमें अपने शब्दों में बदलाव करना पड़ेगा, अपने जी। शब्दों की शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप वो शब्दों को, इतने हार्श शब्दों को, या हार्श मतलब हार्श नहीं थे, बोलने की शैली में एग्रेशन था। मैंने वो एग्रेशन को थोड़ा-सा आपको मोल्ड करना पड़ेगा, शब्दों को परोसा जाता है। शब्दों को जब परोसा जाता है तब उनका स्वाद आता है। आप तब वो अगर मिठास तब आती है। मिठास आती है। तो जी। मुझे भी एक बात बोलने का समझा तरीके से ही बहुत कुछ बदल जाता है। सर वही समझाया उसको कि अपनी बात रखने का तरीका सीखो। चाहे किसके सामने बात रख रहे हो, सासू माँ के सामने बात रख रहे हो तब कैसे रखनी है, पति के सामने अपनी बात रख रहे हो तब कैसे रखनी है, ससुर के सामने या घर परिवार के सामने। पहले उस घर का हिस्सा बन जाओ, खिलता हुआ कमल बन जाओ, हर उनकी आवश्यकता बन जाओ, फिर वो तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है रानी वैद्य जी ने कि पहले आप तो उनको जीतिए, एक बार दिल जीत लेंगे फिर तो आपका दिल उनके साथ है, कभी आपका दिल नहीं टूटेगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि बिल्कुल, भई आपको किसी नए घर में जाना है, एक बहू बन के जाना है, तो अपन को सबके दिल जीतना है, सिर्फ पति का दिल नहीं जीतना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे आप काउंसल करती हैं लड़कियों को, कैसे सर बताती हैं? उसमें और एक बात उसमें समझाई कि तुम सबका दिल जीतने में खुद को मत भूल जाना। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अगर तुमने खुद अपनी आइडेंटिटी ना अपनी निपटा लूज़ नहीं देना। करना है, यस। क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस लूज़ होता है सर। अपनी आइडेंटिटी को खो के आप किसी को नहीं पा सकते हो। आप जी। खुद को पकड़े रहोगे, होल्ड किए रहोगे, तब आप संसार को पकड़े रहोगे या संसार को जीत सकते हो, अपनों को जीत सकते हो, अपनों को समझा सकते हो। तो मैंने उसको जब समझाया कि बिना डरे तुम जाओ, मतलब पूना जाओ। तुम जब यहाँ अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, तो तुम पूना में भी बना सकते हो। तुम अपने अपने आप पे भरोसा करो, अपनी मन की शिक्षा पे भरोसा करो और जाओ। वहाँ जाकर के घर परिवार को धीरे-धीरे समझने का प्रयास करो। ये रोज़ का सतत प्रयास है। शादी एक दिन का उत्सव होता है सर, और आपको निभाना जीवन पूरी भर पड़ता जिंदगी है, पड़ती और है। रोज़ सीखना पड़ता है। और आपको पता है, आपको नए-नए कौशल सीखने पड़ते हैं। कौन से कौशल सीखेंगे आप? कौशल एक देखिए कि कैसे संवाद किया जाता है। बहुत बड़ा कौशल है, बात रखने का ढंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर दूसरा कौशल, आप कैसे सम्मान करेंगे बड़ों का, मर्यादाओं को ध्यान में रखेंगे। मर्यादा भारतीय संस्कृति में मर्यादा, सबसे महत्वपूर्ण है मर्यादा। और मर्यादा, ये मर्यादा जितनी महिलाओं के लिए आवश्यक है, उतनी ये ही पुरुषों पुरुषों के के लिए। लिए भी आवश्यक है।
और जैसा मेरा मानना है बिल्कुल कि सर। अगर मर्यादा में महिला है हाँ, तो मर्यादा में पुरुष पुरुष का भी होना रहना भी चाहिए। आवश्यक तो इसीलिए पुरुषों की भी होना ज़रूरी है और महिलाओं की भी होना चाहिए, और शब्दों की भी मर्यादा होती, कपड़ों की भी मर्यादा होती। मर्यादा केवल सीमित कपड़ों तक नहीं होती है, तो आपको अपने हर बात को कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक-दूसरे को सम्मान दें, जो मेरे को लगता है, और उसको ये सिखाया कि जब मतभेद हों, तब कैसे उन्हें हल करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी, काउंसलिंग की मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बात यही है यही है। कि यदि जब विवाद शुरू होते हैं हाँ। तो शुरुआत में ही उन्हें कैसे कैसे टैकल करती हैं आप? से देखिए सर, जब हमें जब क्रोध आता है, तो क्रोध किस इंटेंसिटी में आ रहा है ये समझना जरूरी है, और उस समय हमारी शब्दावली क्या जा रही है, और हमें अपने आप को समझ के उस शब्दों को कितना कंट्रोल करना है ये जरूरी है। और फिर मैंने जो आपको समझाया कि क्रोध में बोले गए शब्द मतभेद बनाते हैं, और मतभेद में मनभेद होने लग जाता है। जी। तो आपको ये समझना है कि हमें अपनी मर्यादाएं वहां पे फिर नहीं तोड़नी है, और अपने आप को थोड़ा-सा रोकना है। अ, एक और कौशल की बात करूँगी कि जब आपने मतभेद किया है, उसे आपने सँभालने की कौ कला सीखी है, तो क्षमा करने की भी कला सीखें। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि भई यदि आपको गुस्सा आ रही है और आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हाँ, तो आपको आपके अंदर क्षमा भी होना क्षमा चाहिए। भी जब होना आप चाहिए। अपनी गलती महसूस करते हैं, तो बिल्कुल, तुरंत क्षमा किया जाना क्षमा चाहिए। करें। तो अब आपके हिसाब से, एक हाँ, काउंसलर के हिसाब से, हाँ। जो जो वैवाहिक जीवन है उसमें शब्दों का बहुत महत्व है। बहुत, बहुत। मैं एक बात कहती हूँ कि शब्दों का भी अपना एक तापमान होता है, जो सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। तो मुझे बिल्कुल। एक बात समझ में आती है कि ये शब्द ही घाव करते हैं और शब्द ही मलहम है। तो बहुत ज़रूरी है शब्दों का सही प्रयोग होना, और यही सिखाती हूँ कि आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, मगर अगर आप शब्दों का सही प्रयोग नहीं कर रहे, तो कोई आपकी बात नहीं नहीं सुनेगा। मानेगा, नहीं सुनेगा। तो ये बताइए, जब आपके पास एक जोड़ा आता है जो हाँ, विवाह में बंधने वाला है, हाँ। तो वो अकेले आते हैं कि उनके साथ उनकी माँ, पिताजी, दादी, सब लोग आता, पूरा परिवार आपके पास आता है? कई बार ऐसा हुआ है सर कि ऐसा तो नहीं जैसे कहीं समारोह में मिले हैं, तो पूरा परिवार मिला है, और पूरा परिवार अपने आप में काउंसलर होता है। सबको सलाह देने की आदत होती है, और क्योंकि घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने ऐसे ही नहीं अनुभव कमाया है, उनका अनुभव भी अपने आप में विशिष्ट होता है। तो हुआ है कि हमारी बच्ची के लिए देख लीजिए, और सबने जब बात छेड़ी, तो बुआ अलग बता रही हैं, और या उसके जो कज़िन हैं वो अलग समझा रहे हैं। तो समझ में आया है कि सबके अपने-अपने विचार हैं, सबकी अपनी-अपनी सोच है, मगर ज़रूरी हो जाता है इन सबको सुनने के साथ-साथ उस जो व्यक्ति विशेष, या लड़की है जिसको या शादी लड़की, करनी है, हाँ, या जिसको लड़की है या लड़का है, उसके क्या विचार हैं, उसके, तो उसके लिए फिर आप उसको अलग से। अलग से तो एक बुलाते बताइए, हैं। एक प्री मैरिज काउंसलिंग में हाँ। कितने घंटे लगते हैं, या कितने दिन लगते हैं, या कितने हफ्ते लगते हैं? सर, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। समझ 1 मिनट में भी आती है, और समझ आने में बरसों भी लग जाते हैं। तो मेरे एक बा मैं समझा। सामान्य तौर पे आपका जो कोर्स है, जो हाँ। वो कितने मिनट, घंटे, समय सर, मैं का है? सर 45 टू 1 आवर्स का सेशन लेती हूँ, और एक सेशन में मेरे को लगता है 1 या 2 या 3 सेशन में मैक्सिमम में मैं कन्विंस करने की मुझ में है क्षमता, और सामने वाले को सही दिशा दिखा पाती हूँ कि तुम शादी कर रही हो, इसका मतलब क्या है? हम्म। मतलब समझो, शादी करने का अपन हम ख्वाब लेके पहुँचते हैं। एक्चुअली में जब भी लड़कियाँ आईं, वो शादी के समय लहंगा खरीदने में 3 महीने लगा देती, मगर व्यक्ति समझने में 3 महीने नहीं लगाती हैं। वाह, आपने क्या बात कही है कि अपनी मेकअप, शादी और शॉपिंग में तो इतना टाइम लगता है, लेकिन अपने पति को चुनने में तो बस देखा थोड़ा बहुत शादी वादी की। आजकल तो एप्स आ गए हैं, जीवन साथी एप्स बिल्कुल। हैं, बस उसी ऐप में देख लिया और चयन कर लिया। सर, ये जो ऐप्स होते हैं उनका अपना एल्गोरिथम होता है। मगर ये जीवन साथी जो हम जो चुनने की बात कर रहे हैं, या जिसके साथ जीवन जीना, उसका एल्गोरिथम नहीं समझते। जी, बिल्कुल सही है। तो ये डेटिंग एप्स और ये सारी चीज़ें हमारी थोड़ा-सा तो हमें ये किसी के से जुड़ने का मौका देते हैं, मगर जुड़ के समझने में हमें समय लगता है।
तो समझना ज़रूरी है व्यक्ति को, उसका अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी सोच होती है, अपनी मानसिक परिस्थितियाँ होती हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं, भावनात्मक परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। आप व्यक्ति को केवल एक बार में जज नहीं कर सकते। मुझे एक बात और समझ में आती है जब मैं बोलती हूँ कि जब क्रोध आता है किसी को या तनाव, जब परिस्थितियाँ के कारण आपको क्रोध आ रहा है, तब आप अपने आप को हैंडल कैसे करते हो, व्यक्ति को वहाँ देख लीजिए, उसका व्यक्तित्व समझ जाएँगे। यानी आप किसी को समझना है तो उसे उसके उस स्तर पे देखिए जहाँ वो अपने आप को एक्चुअल दिखाता है। तो जब आप क्रोध में होता है। क्रोध में हो, कैसे उसका रिएक्शन आता है, कैसे उसके शब्द होते और हैं, मुझे कै ऐसा लगता है कि पति और पत्नी दोनों के बीच में हाँ, यदि जब कोई एक क्रोधित हो हाँ, और दूसरा शांति पकड़ ले, हुँ, तो मुझे लगता है कि वो गुस्सा खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। यदि दोनों एक एक वॉल्यूम में बात करने लगते हैं, तो सही, फिर वो गुस्सा बढ़ता जाता है और फिर वो लड़ाई बढ़ती जाती सर है। ये बिल्कुल। बताइए कि आपको आज के समय जी, प्री मैरिज काउंसलिंग में हुँ, आप सबसे ज़्यादा क्या बताती हैं? क्योंकि आपके अनुभव बहुत हैं, हुँ, आपने बहुत सारी शादियों को देखा है, हुँ, बहुत सारी समस्याओं को निपटाया है, हुँ। तो आप सबसे पहली सलाह क्या देती हैं किसी बेटी या बेटे को? देखिए, मेरी सबसे पहली सलाह ये होती है कि हम अच्छा जीवन साथी ढूँढने की जो बात कर रहे हैं, पहले आप बन रहे हैं कि नहीं? अच्छा जीवन साथी एक दिन में नहीं बना जाता है, ये कौशल है। कौशलों को सीखा जाता है। आप अपने अंदर वो परिवर्तन ला रहे हैं कि नहीं? आप खुद में अपने आप में परिवर्तन लाइए, तब आप सामने वाले को एक्सेप्ट कीजिए या सामने वाले के मतलब बेटी से पत्नी बनना और बेटे से हुँ, एक युवक से एक पति बनना, इसके बीच की जो दूरी है, हाँ। वो सिर्फ वरमाला से पूरी नहीं होती, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये सिर्फ विवाश 7 हाँ, फेरों से पूरी पूरी नहीं नहीं होती, होती है। ये ये 7 वचनों से पूरी नहीं नहीं होती है, ये होती है। 7 समझ से पूरी होती है। कौन-सी समझ है वो 7? वो 7 समझ में आप पहले तो संवाद है, दूसरा सम्मान है, तीसरा आप एक-दूसरे को जो जो मैंने कहा कि मतभेद हो तब कैसे आप उसे हैंडल करेंगे, गुस्से में आप किस तरह से अपने वाक्य शब्दावली को बदलेंगे, आप अपने मन की जो अभिव्यक्ति है वो कैसा दे रहे हैं क्योंकि आपको प्रेम करते हैं तो अभिव्यक्त करना भी आना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है और खुद को ओवरऑल समझते हुए उस चीज़ों में निखार लाएँ तभी आपकी शिक्षा जो आपकी शादी है वो टिकेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 1-2 चीज़ें और होनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो जो पति-पत्नी है उनके आपस का जो संबंध है वो झूठ में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वास्तविकता में होना बिल्कुल चाहिए। सर। क्योंकि कई सारे मेरे भी मित्र हैं, परिचित हैं, हुँ, जो जो उन वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों को अपने घर पे नहीं बताते हैं बिल्कुल सर, और उसके कारण खर्च बहुत होते हैं, फिर बाद में समस्याएँ होती हैं। बिल्कुल सर। यहाँ तो झूठ और आर्थिक परिस्थिति को भी का खुलासा मुझे ऐसा लगता है पति-पत्नी दोनों को आपस में कर लेना चाहिए। सर मेरे हिसाब से दोनों को की ज़िम्मेदारी है आर्थिक स्थिति, जो मैं इसमें और बदलाव लाती हूँ प्री मैरिज काउंसलिंग में कि हम जो कहते हैं कि केवल पुरुष वर्ग ही घर चलाएगा, आर्थिक स्थिति वो समझ नहीं, आज का समय ये है कि आर्थिक स्थिति दोनों को समझ होना चाहिए कि घर कैसे चलता है और घर दोनों चला रहे हैं और आपको भी बराबर की भूमिका अदा करना चाहिए। ऐसे ही पुरुष वर्ग को महिलाएँ जैसे घर चला रही हैं, किस तरह से घर के कार्य कर रहे हैं, उतना उन्हें भी समझना चाहिए। तो आज एक समझ ये होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, वो झूठ खत्म करती है, वो ट्रांसपेरेंसी झूठ खत्म करती है। तो हम यहाँ बनावटी दुनिया में नहीं, वैसे ही हम सोशल मीडिया की दुनिया में देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे जो सपने हैं, वो ऐसे वाले सपने देख रहे हैं जो हमें सोशल मीडिया हमें वास्तविक दुनिया से हट के होते हैं। ऐसे भी लोग आपके पास आते होंगे जो जिनको हनीमून पे स्विट्जरलैंड जाना है और घर के सामने एक मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए और एक पैसा के लिए तो हम किसी से रोक नहीं होनी चाहिए। ये सारी कल्पनाएं लेके लड़कियां आती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वास्तविकता में क्या होता है? सर मेरे को मैक्सिमम बच्चियाँ यही मिली, कल्पनाएँ लेके आने जी। वाली। लहंगे की कल्पना, घूमने की कल्पना, सामानों की कल्पना, उस व्यक्ति की कल्पना करके नहीं आ रहे हैं कि वो उसके साथ पूरा जीवन बिताना है। घूमना 10 दिन का होगा, शादी 1 दिन की होगी, कपड़ों की खरीदी 3 महीने में हो गई, मगर आपको जीवन पूरा जीना है, उस व्यक्ति को आप जानने में समय नहीं लगा रहे हैं। आ
चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ मैं आपको बात कह रही हूँ कि हमें तैयार होना चाहिए। वो 3 महीने का पीरियड या 2 महीने का पीरियड या जो पीरियड मिलता है, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए कि वहाँ जा कर के आप किस तरह से उस वातावरण के साथ एडजस्ट होंगे। बहुत बड़ी बात है ये कि भाई आप अपने आप को शादी के लिए तो तैयार करें। हाँ, शादी में सिर्फ फैंटेसी ना ढूंढें, बिल्कुल। वास्तविकता देखें कि शादी क्या होती है। भले ही आप उस हाँ, पुरुष को या पुरुष उस लड़की को बहुत वर्षों से जानते हैं, जानते हैं। उसके बाद भी जब जब ये मिलते हैं तो उनका प्रेजेंटेशन बहुत अलग होता है। और बिल्कुल। जब वास्तविकता में आते हैं, इसीलिए बहुत सालों तक संबंध चलते हैं, और जब वास्तविक शादी में आते हैं तो राइट। झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर तलाक के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आपके पास जो लोग आते हैं, हाँ, काउंसलिंग के लिए आते हैं, अभी समाज में इसका थोड़ा सा विचार कम है। कम है। क्या सोचती हैं आप? देखिए, ये शिक्षा है। और शिक्षा, जैसे आप अक्षर शिक्षा ले रहे हैं, वैसे ही विवाह शिक्षा लेना भी आज बहुत महती आवश्यकता है। क्योंकि आप जितना परिवार सुदृढ़ होगा तो समाज सुदृढ़ होगा, और समाज सुदृढ़ होगा तो देश सुदृढ़ होगा। तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि आज अन्य शिक्षाओं के अलावा इसे भी इतना ही महत्व दिया जाना चाहिए कि विवाह शिक्षा दी जाए। बच्चे को या लड़का या लड़की को मानसिक रूप से तैयार किया जाए, भावनात्मक रूप से तैयार किया जाए, उसके आर्थिक पक्षों को उसे समझाया जाए। वहाँ पे जाकर के अगर कोई आपको ऊँची आवाज़ में कह रहा है, तो अपने आप को कैसे, मन को कैसे घात नहीं लगाना, मन पे कैसे शील लगाना है, और कैसे अपनी बात कहनी है, स्वरों का उतार-चढ़ाव को समझना है, अपने दायित्वों को समझना है। हम लेने की बात तो या हमें चाहिए या उसके, हमारे भी तो दायित्व हैं। अगर हम 2 हम मैं से हम बन रहे हैं, तो हमारे हम बनने की यात्रा में बहुत सारे चरण हैं। ये बताइए कि आज के समय आप क्या सबसे ज्यादा महसूस कर रही हैं, कि क्या कमी सबसे ज्यादा हो रही है? मेरे को सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई है धैर्य की। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, हम 3 सेकंड की रील को भी तुरंत स्वाइप करते हैं। मतलब हमारे अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं शादी की, जिसमें धैर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर रिश्ता टिकेगा तो वो धैर्य पे टिकेगा। हमें 2 मिनट तो शांति से सुनना पड़ेगा। जब मेरे संवाद होंगे और आप मैं बोलेंगे, तो अगर मैं सुनूँगी नहीं तो मैं अपनी बात कैसे, हमारे मतभेद बढ़ जाएँगे। तो यहाँ धैर्य का होना जैसे कह लीजिए प्राथमिक आवश्यकता है। हम अक्सर पूछते हैं कि आपकी डिग्री कितनी है, लड़के से पूछते हैं। हमें ये पूछना चाहिए तुम में धैर्य कितना है। नहीं, सम लेकिन शादी के समय जब वो बताएगा तो वो तो यही बताएगा कि धैर्य की प्रतिमूर्ति है वो। बिल्कुल सर। लेकिन जब वो 3 दिन आप रहेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें उसमें तो कितना धैर्य है। ये बात सर बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की है कि क्या हमें पहले जाकर के किसी के घर रहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है शायद चलन बदलेगा सर, और जी, मुझे ऐसा लगता है चलन में ये चलन भी आपको क्योंकि देखने अब तो मिलेगा। ये हो गया है कि लोग घर भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक किसी बड़ी होटल, बड़ी 5 स्टार होटल में हाँ, आते हैं, एक बड़ी कार में अंदर आते हैं, स्टाइल के साथ आते हैं, और लड़की वाले देख के खुश हो जाते हैं कि वाह! वाह! ये क्या सही दामाद बात, ढूँढा है, और क्या परिवार है, और उसके घर तक नहीं जाते। जाते। और वहीं पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें होती हैं हाँ। कि क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, कहाँ की टिकट हमने बुक करा दी है, और फिर जब वास्तविकता में आते हैं तो वो जो आपका धैर्य है, वो को फिर चरम पे पहुँच जाता है सही कि कह बाप रहे ने हैं। आपने कहा क्या था और हुआ क्या? सर वही होता है, हम सपने देख के आते हैं। जैसे आप मुझे कुछ बताएँगे, मैं एक सपनों की दुनिया में चली जाऊँगी, घर ऐसा होगा या वहाँ कमरा में ये रखा होगा, तो हमारी एक दुनिया बनने लग जाती है। और वास्तविक दुनिया और रील दुनिया, जैसे आपने कल्पना की दुनिया, वो अलग-अलग होती है। तो हम ये लेके उस घर पे जब पहुँचते हैं, तो हमें 2 अलग दुनिया देखने मिलती है। वहीं से हमारे अंदर जो है, कह लीजिए एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैंने एक शादी टूटते हुए देखी है हुँ, एंगेजमेंट के बाद, हुँ, कि लड़की को इस बात की गुस्सा हो गई और दुःख हो गया कि उसके जो बर्थडे था उसमें कोई गिफ्ट नहीं आया, हुँ। कोई गिफ्ट आया तो बड़ा हल्का-सा गिफ्ट आया। उसके बाद फिर वो कई बार बात करने के लिए बोलता था कि हम बाद में बात करेंगे। बस इसी बात से संबंध टूट गए। तो आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया हाँ, एक शादी में
कितना महत्व रख रहे हैं। सर ये मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना है, हम इससे बचेंगे तो नहीं, मगर ये हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है, हमारी सोच को इस तरह से बदल रहा है कि हमें रियल वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है रियल वर्ल्ड से, और हम दूसरे के घर भी जाकर के वो रियल वर्ल्ड को ही ढूंढते हैं। वास्तविकता अपने घर को भी इग्नोर करते हैं, मतलब जिस घर में भी रह रहे हैं तो हमारी काल्पनिक दुनिया चलती रहती है। उस कारण हम वास्तविक दुनिया से जो संबंध है वो कम जोड़ पाने के कारण मैंने देखा कि लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। तो ये दुनिया चाहने से नहीं चल रही है, ये रियलिटी से चल रही है। तो समझ यही मैं एक उसमें अच्छी बात आपने जो कहा कि मैं अपने काउंसलिंग सेशन में जैसे आप किसी आँख के सर्जन के पास जाते हैं, आई टेस्ट कराने जाते हैं, तो आई टेस्ट कराने जाते हैं तो एक पहले वो खाली चश्मा आपके सामने रखता है, फिर एक लेंस लगाता है आपके आँखों के सामने, अब बोलता है क्लियर दिख रहा है कि नहीं? फिर दूसरा लेंस दिखा लगाता, अब इससे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? मैं भी क्या करती हूँ सर, शब्दों का चश्मा लगाती हूँ। मैं चश्मा लगा के दुनिया दिखाती हूँ कि अब देखो ये दुनिया सही दिख रही है कि नहीं? अब देखो ये शब्द बदलो, मैं वहाँ पे लेंस नहीं बदल रही हूँ, शब्दों का लेंस बदल रही हूँ। अब बोलो, अब दुनिया बदल रही है कि नहीं? देखिए, दृष्टि बदलती है, नज़ारे बदल जाते हैं। मेरा वही समझाने का तरीका है कि आप रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को जिस तरह से एक मर्ज कर रहे हैं, आपको सही दृष्टिकोण चाहिए जिससे कि आप उस धरातल पे रहे। धरातल पे रहें। वो आप धरातल पे रहे, जो एक एक हाँ, कहा जाता था ना, हाँ, यार ये तो बड़े हवा में है, बिल्कुल ये सर, तो हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल। इनकी शादी क्या हो गई, ये तो हवा में उड़ रहे हैं। सही तो है। उस बात से आप धरातल पे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए कि शादी के पहले तो लोग आते हैं हाँ। अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, हुँ। आप पहचान जाती हैं कि ये इसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है? सर, हम जनरली जब जैसे आप और मैं पहली बार भी बात करेंगे, तो हम अपना अच्छा ही पहलू रखते हैं। बिल्कुल, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब लड़के या लड़की आपके पास आते हैं, हाँ। तो सब कुछ अपना अच्छा-अच्छा बताते हैं। आप उनको कैसे काउंसल करती हैं, आप कैसे पकड़ लेती हैं? सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर। एक होता है जो आप सामने से दिखा रहे हैं, थोड़ी देर आप हम और आप अगर लगातार बातें करेंगे तो हम हमारी शैलियाँ अपन दोनों एक पैटर्न है, व्यवहार का एक पैटर्न है। आप देखेंगे कि आपका अपना एक पैटर्न है, एक मेरा अपना एक पैटर्न है। फिर आपके अपनी शब्दावली है और मेरी अपनी शब्दावली है। आप फिर अपनी शब्दावली में किन शब्दों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, किस बात पे स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, किस चीज़ को पैशनेट हो रहे हैं और किन चीज़ों पर इग्नोर कर रहे हैं। धीरे-धीरे आपकी जो पैटर्न है वो क्लियर होने लग कुछ जाती है। घंटों में आप उसका उसका पूरा पैटर्न समझ पैटर्न जाते हैं समझ और जाते हैं सर। पैटर्न से ही काउंसलिंग होती बिल्कुल सर, पैटर्न से ही काउंसलिंग होती है। व्यवहार हमारा आज का नहीं बनता है सर। व्यवहार बरसों से हम जो करते चले आ रहे हैं, हम एक पैटर्न के रूप में करते हैं। आप देखेंगे हर एक की शैली अलग होती है, हर एक के बोलने का ढंग अलग होता है, हर एक का चलने का ढंग, खाने का ढंग, हर चीज़ का ढंग होता है। हम एक एटीट्यूड कैरी करते हैं। तो वो आप थोड़ी देर अगर किसी व्यक्ति को समय दें, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, विवाह में आप लहंगा खरीदने में, सामान खरीदने में या लड़की के लिए कोई कार्ड खरीदने में समय लगा रहे हैं, आप उसके साथ थोड़ी देर समय दें, और समय केवल मीठी बातों के लिए नहीं, समय दें उसे समझने हैं। में। अच्छा, ये बताइए, आप सास की भी काउंसलिंग करती हैं क्या? होने वाली सास की? सर, जरूरी हो गया है। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि आज एक लड़की की काउंसलिंग जरूरी नहीं है, होने वाली सास की भी। क्या होता है सर, राजपाट खोने का डर होता है। अच्छा। मेरा बेटा खोने का डर होता है, वो राजपाट खोने का डर होता है, और कहीं ना कहीं मैं कैसे उसे सब सौंप दूं जो मैंने इतने दिन में सजोया है। ये मेरा घर है, और मेरे में हम बनने, वो मैं से हम बनना सास को भी पड़ता है। जी। हाँ, जैसे पति को मैं से हम बनना हाँ, है, वैसे सास को भी। लेकिन अब तो ज़माना बदल रहा है, पहले की वो ललिता पवार वाली सासें खत्म हो गई हैं और अब तो शादी में कई जगह आप देखेंगे कि सास
आइसक्रीम लेके जा रही है बहू के लिए। सही है सर। नहीं, ये बात आप आज कहेंगे कि हम अब शिक्षित समाज हो चुका है और शिक्षा ने काफ़ी बदलाव लाया है और जिसमें मैं बात कहूँगी कि सोच भी मैंने बदली हुई पाई। ये भी देखा कि लोगों ने शादी के बाद जो माता-पिता की बात की, आपने सास-ससुर की बात की, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बेटी को जब बहू को घर लाया है, तो उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, सोचने की स्वतंत्रता दी। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी शादी है, तुम्हें अपने निर्णय लेना है। और बड़े अच्छे ढंग से मैंने एक और चीज़ देखी कि निर्णय देने की जो आज़ादी देने की सोच उनके अंदर मैंने समझी कि आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अब माँ-बाप बुज़ुर्ग हो चुके हैं, हमारे अब उम्र होने लगी है, ये अब तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे दायित्व हैं, इन दायित्वों का निर्वहन तुम्हें करना है, तो इसका निर्णय भी अब तुम लो। आजकल तो कई बार लड़के डाँट खा जाते हैं बहू के चक्कर में। सही बात है, बहुएँ आजकल बहुएँ भी बड़ी प्यारी हो गई हैं, बड़ी ही समझदारी से बात रख रही हैं और कई बार मुझे लगता है लड़के अपने माता-पिता को उतना सम्मान नहीं देते मगर एक बहू 2 घर की लाज रखती है, वो अपने माता-पिता का भी सम्मान करेगी, अपने सास-ससुर का अच्छा भी ये सम्मान बताइए, आज के समय लड़के आजकल बहुत डर रहे हैं शादी करने से। हुँ। एक से एक कांड हो रहे हैं, कहीं सोनम का होता है, कहीं ट्विशा कांड हो जाता है, कहीं नीला ड्रम है, कहीं पीली बोरी है। तो ये इसके बाद आपकी काउंसलिंग के लिए लोग कुछ बढ़े हैं क्या? सर सही कहा आपने, मुझे ऐसा लग रहा है पुरुषों जो पुरुष वर्ग है, वो आज डरा हुआ-सा महसूस कर रहा है। उसमें ये बात आ रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, पुरुष वर्ग वैसे भी देखिएगा अभिव्यक्ति में पीछे होते हैं। महिलाएँ एक्सपेक्ट करती हैं कि आप हमें समझ लो और वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ। तो वो उस बात को नहीं समझ पाते कि महिला चाह क्या रही है। वो कमी मैंने हमेशा देखी, हर पुरुष वर्ग में देखी कि वो समझा नहीं पा रहे हैं या अपनी अभिव्यक्ति जिस तरह से दे रहे हैं, वो महिला अलग ढंग से चाहती है, उसका अपना सोचने का ढंग होता है। तो वो इस डर से आते हैं कि हम कैसे समझें लड़कियों को? मतलब लड़कियों को समझना भी आज के समय में कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि एक तरह से वो पूरी शिक्षित हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपनी सोच, अपनी आइडेंटिटी रखती हैं और फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हमारे लिए आर्थिक रूप से कोई सामान ला रहे हो, गिफ्ट हम अपने लिए भी खरीद सकते हैं और उससे भी बेहतर खरीद सकते हैं। तो आज सोच काफ़ी बदली हुई मिली है, तो लड़के काफ़ी घबराए हुए हैं। आज लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं और लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, तो एक डिफ़रेंस ये भी देखने को बहुत अधिक मिल रहा है। ये बताइए कि अगर हुँ, आपको ऐसा लगता है कि हुँ। यदि सिया जो हुआ, जिसके पिता ने और इकलौता पुत्र खो दिया है अपना, इतनी सारी तैयारियां की थी, यदि वो पहले मैरिज काउंसलर के पास जाते तो शायद ये नौबत ना आती। मैं इस केस के सिलसिले में कोई टिप्पणी तो नहीं दूँगी, मगर एक काउंसलर होने के नाते एक बात कहूँगी कि शायद अगर उसके मन के घावों को समझा जाता या वो जी। उसकी एक्सपेक्टेशन को समझा जाता तो ये घटना ना घटती। देखिए, जब कोई बड़ी घटना घटती है उसके पीछे कई छोटे-छोटे अनकहे शब्द, अनकही घटनाएँ, अनकही बातें होती हैं जो संकेत देती हैं और हमें उन संकेतों को शायद समझना वो है। अपने माँ बाप से नहीं बात कर पा बिल्कुल रही थी सर। कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, इसके बाल कम हैं या ये हकलाता है। शायद मैरिज काउंसलर के पास ये दोनों जाते तो वो बात खुल सकती थी सर क्या? बिल्कुल ये बात मैं मान सकती हूँ कि अगर हम अपनी बात रखें कि हम चाहते क्या हैं और दोनों व्यक्ति एक दूसरे की इस बात को समझे काउंसलर के सामने बैठ करके तो दोनों अभिव्यक्त करेंगे अपनी अभिव्यक्ति को। क्या ऐसा भी होता है कि कई बार आप दोनों की बात समझ जाते हैं, हम्म। आपस में बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी फैमिली की काउंसलिंग करते हैं क्या? हाँ सर, ये स्टेज भी आती है क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी फैमिलियों से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि जब वो आपस में नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, उनका भी सोच समझी जाती है कि वो किस स्तर पे सोच रहे हैं और वो किस तरह से अपने बच्चे को सलाह दे सकते हैं, क्योंकि एक लड़की को सलाह उसके माँ बाप दे सकते हैं और एक लड़के को सलाह उसके माँ बाप दे सकते अभी हैं। जितने हाल में ये केस हुए हैं, वो सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब हम्म। अच्छे घर की लड़कियां हैं, लेकिन आखिर ये एकाएक ये ट्रेंड कैसे बदला? अभी तक तो पुरुषों की अत्याचारी कहा जाता था और महिलाएं पीड़ित होती थी। अचानक ये ट्रेंड कैसे बदल गया कि अब महिलाएं से पुरुष पीड़ित होने लगे हैं?
सर नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं इस बात को डिनाई करूँगी कि जब हम लोग पीड़ित थे, तब तो बहुत लंबा समय रहा है और आज अगर ज़रा थोड़े बहुत केस हुए हैं, तो केवल डरने लगे हैं हम लोगों से। हमारी आज़ादी को कम समझा ना जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं बोलूँगी कि 1-2 केसेस से आप हम पर पूरी बात को लागू करें। मैं उस बात को समझाना चाहती हूँ कि आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, आर्थिक रूप से भी अपनी पहचान रखते हैं, एक अपनी इंडिविजुअलिटी रखते हैं और हम घर पे भी उतना अच्छा काम करते हैं और बाहर भी काम करते हैं। तो आज मेरे को लगता है कि हमारा डर कम हो गया लेकिन है। ये भी तो है कि ये जो आपका आपका कॉन्फिडेंस है अब, हुँ, ये महिलाओं का कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया है। और बहुत सारे शादी टूटने का कारण, हुँ, बहुत सारे झगड़े होने का कारण पेशेंस खत्म हो गया कि अगर बिल्कुल। आप कमा रहे हैं तो मैं भी कमा रही बिल्कुल सर, हूँ, बिल्कुल। आप काम पे जा रहे हैं तो मैं भी काम पे जा रहे बिल्कुल हैं। सर, और ये ऐसा नहीं चलेगा। और बिल्कुल। ये जो ऐसा नहीं चलेगा शब्द है, ये शादी के लिए को अंत की ओर ले जाता है। सर इसी में मैं करती हूँ कि सेट योर बाउंड्रीज। सेट योर बाउंड्रीज का मतलब हो जाता है कि हाँ, आज हम सब ईगो में बैठे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ईगो किसी का कम नहीं। और इसमें एक और बात जोड़ूंगी कि हम शादी में सबसे कीमती सोना नहीं होता सर, सबसे कीमती अहंकार होता है, जिसे जितना ज़्यादा सहेजा जाता है शादी उतनी महंगी हो जाती है। तो यहाँ हम ईगो को लेकर के बैठे हुए हैं और पुरुष वर्ग भी बैठा है और महिला वर्ग भी बैठा है। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि पहले जब काउंसलिंग की जाए तब उनसे कहा जाए सेट योर बाउंड्रीज। तो उससे ये होगा कि हमारी सीमाएं तय हो जाएं, जैसे एक बॉर्डर हो जाती है, बॉर्डर लाइन खिंच जाए कि इसके बाद ये कन्वर्सेशन यहाँ एंड हो जाएगा। ये स्टेज आने के बाद या ये शब्दावली या यहाँ तक पहुँचने पर हम वहाँ दोनों जन शांत हो जाएंगे, उस बात को फिर से सोचेंगे और सोच के फिर हम एक कन्वर्सेशन करेंगे कि उसी स्तर पे दोबारा पहुंच रहे हैं क्या। तो उससे क्या हो जाता है सर, थोड़ी देर का पॉज हमें फिर से समझने का मौका देता है, रिचार्ज कर देता है। रिचार्ज कर देता है, कहाँ हम सही थे कहाँ हम गलत थे। एक बहुत लाइटर नोट पे एक बहुत छोटी-सी आपको बात बताता हूँ, मैं हम्म। भी विवाहित हूँ, हम्म। लगभग 30 वर्ष का हमारा वैवाहिक जीवन है और हम लोगों के बीच में झगड़े ईश्वर की कृपा से नहीं होते क्योंकि हमने बाउंड्री सेट करके रखी। ओके। एक छोटा-सा उदाहरण हाँ। बताता हूँ हाँ। कि हम लोगों ने कैसी-कैसी बाउंड्रियाँ शायद सेट कर ली, भई निर्णय लेने होते हैं, तो जो छोटे निर्णय होते हैं वो मैं लेता हूँ अच्छा। और जो बड़े निर्णय हैं वो मैंने अपनी पत्नी को दे के रखे हैं। सही। तो छोटे निर्णय क्या होते हैं कि भई आज अपन हाँ। किस होटल में खाना खाने जाएँगे, हम्म। मॉल में जाएँगे तो क्या हाँ। खरीदेंगे, ये इस बार घूमने के लिए अपन कहाँ जाएँगे। सही ये है। बहुत छोटे-छोटे से सही है। निर्णय हैं कि हम्म। अगर घर खरीदना है तो भाई अपन ये वाला ले लेते हैं हम्म। या इस कार खरीदना है तो क्या, ये छोटे-छोटे निर्णय हैं। और बड़े निर्णय हमने कौन से लिए कि बताइए, वो अमेरिका जो हमारे ऊपर टैरिफ दे रहा है तो इसमें आपकी क्या राय है? ये क्या अमेरिका और ईरान को युद्ध करना चाहिए क्या? ये सारे निर्णय मैंने अपने पत्नी को देके रखे, क्या बात है! अंतर्राष्ट्रीय क्या बात है! निर्णय। क्या बात है तो सर! हमारी बाउंड्री सेट है, हाँ, छोटे-छोटे निर्णय मेरे पास हैं, सही। कभी झगड़े नहीं होते। तो ये तो एक बाउंड्री की जो बात हो रही थी, हमने अपने घर में बाउंड्री खींच के रखी है, बहुत छोटे-छोटे निर्णय मेरे और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय, अब शिक्षा नीति कैसे होगी, क्या बात है! यूसीसी लागू होगा कि नहीं होगा, ये सब भाई मैंने अपनी पत्नी को देके रखे। सर मैडम ये ये बताइए, बैठे-बैठे आपकी भी काउंसलिंग हो गई। ये बताइए मैडम कि आजकल शादी के बाद भी बहुत हुँ। प्रॉब्लम होते हैं, आपके पास आते होंगे लोग। सर शादी के बाद ही समस्याएँ शुरू होती हैं। शादी जो के लोग पहले शादी की काउंसलिंग नहीं करते हैं, हाँ, वो उनको बाद में ज़रूर आना ज़रूर पड़ता है। आना पड़ता है सर। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अ, जैसे-जैसे 1 दिन, 2 दिन आपको जब सजा रहता है घर, तब तक आपको समझ में आता है, रिश्तेदार हैं तब तक समझ में आता है। जैसे ही सब खाली होता है, एक्चुअल दुनिया शुरू होती है, रोज़ के टास्क शुरू होते हैं, वो मैं से हम बनने की प्रक्रिया में हमें कई सैक्रिफाइस करने पड़ते जी। हैं, कई चीज़ों में हमें एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ता है और हम पहले से तो सीखे-सिखाए थे नहीं, शादी अभी हुई है। इसलिए कहा जाता है तैयारी पहले से हो तब जोर का झटका धीरे से लगे। जी। तो ये समझदारी यही है कि हम कुछ चीज़ों से अभ्यस्त होके आएँ। आज के समय शादी के बाद हुँ। एक बहुत बड़ा विवाह टूटने का कारण मोबाइल जैसी चीज़ भी है। तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं? सर हम कुछ सेकंड्स ही आप हमको छोड़ दें,
हम और आप, हम थोड़ी देर में अपने मोबाइल में लग जाते हैं। आज ये टेम्प्टिंग दुनिया है। ये टेम्प्टिंग दुनिया पूरा हमारा अटेंशन खींच रही है। हम अगर किसी के साथ बैठे भी हैं, तो हम डिस्कनेक्टेड बैठे हुए हैं। तो हमारे संवाद की कमी होने लग गई है और संवाद की कमी से ही जब शब्द मौन हो जाते हैं ना, वहीं संबंध विच्छेद हो जाते हैं। नहीं, दूसरी चीज ये भी है कि कुछ जगह तो ये शादी के बाद प्रॉब्लम आ रहा है कि बहू ज्यादा बात कर रही है, लड़का हाँ। मालूम नहीं किससे बात कर रहा है। पूरे समय वो जो वधू है, हुँ। पत्नी है, उसके घर वाले मोबाइल पे सलाह देते रहते हैं। सर ये बात मैंने कई लोगों से सुनी कि लड़की जो है अपने परिवार वालों से ज़्यादा बात करती है। देखिए एक बात समझिए, कोई अपना घर छोड़ के आया है, मैं एक समझाना चाहती हूँ सबको कि अपना घर छोड़ के आया है, उसकी आदतें उसके परिवार वाले जानते हैं, उसको वो अपने जितने भी साल वो बिता के आई है, वो घर से उसका लगाव कम नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल। उसे एकदम से अपनी दुनिया में लेके आते हैं, एडजस्ट होने का मौका नहीं देते हैं, उसे खुल के बात करने का अवसर नहीं समझ में आ पाता है, कौन-सा अवसर है। अभी वो समझ रही है कि घर के हर एक मेंबर की इच्छाएँ, अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ, उसे समय देने के लिए हमें समय देना चाहिए। अगर उसे अपनी कोई सलाह लेने की बात आए, तो वो अगर अपने परिवार वालों से बात करे तो उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत ये है जो जो हमने कई सारे जो फैमिली काउंसलर हैं, जो फैमिली कोर्ट के लोग हैं, हुँ, उनसे भी ये बात सुनी है हुँ, कि जो बताया जाता है वो आधा-अधूरा होता है, हुँ, हुँ, और वहाँ से जो सलाह मिलती है हुँ, वो वो भी आधी-अधूरी होती है, हुँ, बिल्कुल और वो सर। डेंजरस हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे परिवार में जो विवाह नाम का एक सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है, उसमें आग लग जाती है। सर यहीं काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए सलाह लेने में कभी नहीं मना करूँगी और अपने माता-पिता से लेने तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। मगर निर्णय फिर आपको लेना है। और फिर निर्णय आपको परिस्थिति के अनुरूप लेना है। आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं, आप कैसे जीवन जी रहे हैं, उस हिसाब से घर की क्या आवश्यकताएँ हैं, फिर निर्णय लेना चाहिए। तो ये ज़रूरी है समझना कि निर्णय किन आधार पे, किन तथ्यों के आधार पे लिए जा रहे हैं। तो इसकी काउंसलिंग होना चाहिए। बच्चों को यही समझाना चाहिए, सुनो सबकी, मगर परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लो। मैडम ये बताइए कि जब कोई लड़का या और उसके साथ उसकी होने वाली पत्नी आपके पास आती है, तो आप उनसे सबसे पहले 5 सवाल क्या पूछते हैं? और उसके बाद उसको 5 सलाह क्या देते हैं? सर सबसे पहला सवाल होता है कि आप करियर और परिवार के बीच में कितना संतुलन बनाएँगे? बहुत बढ़िया। साथ ही साथ आप मानसिक रूप से कितने तैयार हैं? जी। तो उसका कोई टेस्ट होता है क्या? क्योंकि बोलेंगे, आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं तो 4 साल से शादी की रास्ता देख रहा था। सर जैसे ही आपसे पूछूँगी ना कि तैयार हैं, तो आप अपनी तैयारी जैसे आपसे बात कहूँ कि किस स्तर पर आप अगर समस्याएँ आएँ तो उसका आप निवारण कैसे करेंगे? तो अगर आपको परिवार बढ़ाना है, शादी के बाद परिवार बढ़ाना है तो उसकी क्या योजनाएँ हैं? सारी बातों का जब डिस्कशन होगा तो समझ में आता है कि व्यक्ति किस स्तर का है, अभी सोच उसकी कितनी विकसित हुई है। ओके, मतलब ये जो है, हाँ, ये साइंटिफिक टूल्स हैं हाँ, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के, जानने की। कि भाई आप क्या है, कैसे है, उसकी क्या तैयारियां है, और बाद में भविष्य आपने क्या प्लान करके रखा बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर आप सलाह क्या देते हैं? सलाह यही देती हूँ सर कि दूसरे को समझने से पहले खुद को समझिए और समझ के साथ किसी को अपनाएं, तब आप सहज होंगे और जितना आप सहज होंगे उतना जीवन और वैवाहिक जीवन सुगम होगा। मैडम ये बताइए कि दिन ब दिन जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, हम्म। पैसा बढ़ रहा है, ईगो बढ़ रहा है, हम्म। और ईगो डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण है। ये आप हर तलाक का अगर कारण ढूंढेंगे तो वो अहंकार ही निकलेगा और अहंकार हमारा दुश्मन बनता चला जा रहा है। शादी का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार इसलिए बन रहा है कि हम ना मैं कम ना आप कम। यहाँ मैं कम आप कम की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ शादी दो स्तर पर झुकाव की बात होती है। यहाँ कहीं ना कहीं हमें झुकना पड़ेगा, एक स्तर पर आना पड़ेगा, वो अहम को छोड़ना पड़ेगा, तभी जा कर के संबंध निभाए जा सकते। तो ये अहम के साथ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ना ही हो शादी तो ज़्यादा अच्छा है। वो संबंध विच्छेद होना वहाँ ही तय है, जहाँ आपको ईगो पहले ही दिखाई दे रहा है। तो आपको भी कहूँगी कि किसी को सलाह दूँगी कि अगर कोई ईगोइस्टिक दिखाई दे रहा है, वो आगे चल कर के वो संबंध विच्छेद का कारण बनता है। ये संकेत है
इन संकेतों को समझना होगा। देखिए, कोई आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो करियर में को अपना बहुत महत्व देते हैं। हुँ, आजकल तो लड़के-लड़कियाँ बहुत करियर को हाँ। महत्व देते हैं। वो वो परिवार बढ़ाना नहीं चाहते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या सलाह होती है आपकी उन लोगों के लिए जो पूरी ज़िंदगी पैसे की और दूसरों के लिए काम करने के लिए सब कुछ करते हैं और उनके पास अपने बच्चे पैदा करने के लिए और उनको पालने के लिए अब समय नहीं है? इसमें बात कहूँगी कि आज जैसे शादी की उम्र भी पहले होती थी 21 से लेके 28 साल 30 साल के बीच में शादियां हो जाती थी। आज होती है 28 से 38 साल 40 साल के बीच में शादियों की बिल्कुल। उम्र चली गई है। अगर आप देखो कि उम्र तो अपन ने बढ़ा दी, मगर उनमें इमोशनल मैच्योरिटी आई कि नहीं, ये तय नहीं होता सर। कोई शोध नहीं बताता कि आप अगर 38 साल के हो गए हो तो हाँ, तो आप आप में मैच्योर्ड हैं हाँ इमोशनली मैच्योर्ड हो। और कई लोग तो और लंपट हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने ये देखा कि ये क्राइटेरिया नहीं होता कि हम बड़े हो गए हैं या हमारी उम्र बढ़ गई है तो हम में इमोशनल मैच्योरिटी है। तो वैसी शादी करने तैयार नहीं, एक लंबा समय और बिता दिया उनने, 38 साल हो रहे, 35 साल के हो रहे, तब जाके शादी हो रही और तब भी अब इमोशनल वो मैच्योरिटी नहीं होने के कारण मैंने देखा कि उनको परिवार बढ़ाने की जल्दी नहीं रहती है। परिवार उन्हें अभी अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी हो चुकी क्या है। सलाह देती हैं आप? कैसे उनको सर समझाते हैं? सलाह यही देते हैं कि आपको जीवन अपनों के साथ अगर आप बिताएँगे, अपने परिवार के साथ बिताएँगे, तो आपको वो सुख कहीं और नहीं अपनों के पास मिलेगा और अपने बच्चे की खुशी में आप जब मुस्कुराएँगे, उससे बड़ी खुशी आपकी कुछ नहीं होगी। तो अगर जैसे कई जन सोच विचार में पड़े रहते हैं परिवार बढ़ाने के लिए, तो उन्हें ये सलाह देते हैं कि अभी तो आप फिट हैं, अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं, मगर एक समय आता है कि जब मुस्कुराहट के लिए अपना ही बच्चा काम आता है, तो कोशिश ये कीजिए कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट से आप मुस्कुराएँ। एक मुस्कुराहट जो आपकी फीकी पड़ी मुस्कुराहट आपका ही बच्चा ला सकता है। तो वो उनको जब बात समझ में आती है तो समाज के साथ अपने दायित्वों को निभाते-निभाते फिर वो अपना परिवार भी बढ़ाने की कोशिश करते तो हैं। एक बात ये बताइए कि कई सारे आपके पास तो ढेरों तरह अलग-अलग हर जो जोड़ा आ रहा है वो नया केस है। कुछ लड़कियों की हुँ, आजकल ये डिमांड होती है हुँ। कि वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। मतलब शादी करेंगे, आप ही से करेंगे, उसी से करना है, जान दे देंगे। लेकिन इसके माँ-बाप, भाई-बहन को, दादी को, दादा को हम साथ में नहीं रखेंगे। कैसे हैंडल करती हैं आप ऐसे केसेस? सर सच में ये चीज़ जो है कई सारे आए जिसमें जिसके कारण संबंध नहीं बन पाए क्योंकि लड़कियों की सोच में यही था कि हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे, हम उनके चाचा का नहीं करेंगे, हम उनका नहीं करेंगे, केवल हम अपने हस्बैंड या हम अपने यानी जो छोटा सा परिवार रखेंगे हम अपना। तो ये सोच बढ़ चुकी है। उसके कारण ये होता है कि लड़कियां एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि हमको समाज का हिस्सा बनना है तो हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्री मैरिज काउंसलिंग यही करती है कि आपको परिवार की अहमियत समझाना कि घर का हर सदस्य महत्वपूर्ण है, आप अकेले जीवन नहीं जी रहे हैं। पहले होता था कि घर परिवार में जब बच्चे होते थे तो वो सब पाल लेते थे। आज आप अकेले पाल रहे हैं, अकेले आप सँभाल रहे हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी सारी होती हैं, तो वो जब अकेले निभाना पड़ता है, बड़ा ही कठिन टास्क होता है। तो समझाइश ये दी जाती है कि अपनों का साथ लें, आप वो आपके ही परिवार के जन हैं, जब वो आपको साथ देंगे, तो आपकी ही समस्याओं का हल निवारण कर पाएँगे और आप सुगम जीवन जी पाएँगे। आजकल तो महानगरों में मैरिज काउंसलिंग के बड़े-बड़े ऑफिसेज़ बन गए हैं, बड़े-बड़े काउंसलर्स अपना काम दे रहे हैं और काफ़ी सारा पैसा चार्ज कर रहे हैं बी ग्रेड सिटीज़ में। बिल्कुल सर। क्या होता है? क्या लोग आते हैं? सर आज ये चलन हो चुका है और चलन में बात कहूँगी कि बहुत सारे काउंसलर हैं और क्योंकि आज हमारा अपने ही माँ-बाप से बात करने की बात ख़त्म होती चली जा रही है। दोस्त पे ट्रस्ट नहीं है, किसी दोस्त को अगर अपने मन की बात बता दी तो वो कहीं और ना बता दे, सोसाइटी में नहीं कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये हो रही हैं कि हम अपने मन की ही बात किसी से नहीं कह पा रहे। तो ये काउंसलर होने के नाते अगर मैं किसी के मन को सुन पाऊँ और उसे सही सलाह दे पाऊँ, तो ये बहुत आज ज़रूरत की चीज़ बनता चला जा रहा है, इसलिए बहुत अधिक काउंसलिंग सेंटर खुल रहे हैं। मैडम, शादी के जितने बंधन हैं, हुँ, उसमें कई सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक चीज़ है
भारतीय सनातन समाज में कुंडली मिलाना, तो कुंडली मिलाने को आप कितना महत्व देती हैं? सर, मुझे एक बात समझ में आती है कि हम कुंडली मिलान तो करते हैं, मगर स्वभाव का मिलान नहीं करते हैं। हमारा राहु गलत नहीं होता, हमारा गुस्सा गलत होता है। बात ये आती है कि हम ग्रहों की चालों को समझ रहे हैं, हम केतु को कह रहे हैं कि इसका मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल भारी, मगर आप अपने स्वभाव में ये सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। तो कुंडली मिलाइए, मगर स्वभाव पहले मिलाइए। ज़रूरी है कि आप व्यक्ति के विचार मिलें, जिससे संबंध बिताना है, जिसके साथ जीवन जीना है। कुंडली एक एस्पेक्ट होती है, मगर जीवन वास्तविकता में जिया जाता है, तो उसे मिलान करना ज़्यादा आवश्यक है, कुंडली मिलान। तो कुंडली के साथ-साथ आप लोग ब्लड ग्रुप और थैलेसीमिया जैसे टेस्ट के लिए भी सलाह देती हैं क्या? सर, आज मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। आज वो भी एक सलाह आती है कि आप कुंडली मिलान करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, और सबसे आगे आखिर कहूँगी कि मन का मिलान कर लीजिए। क्योंकि जीवन साथी के मन नहीं मिले तो जीवन जीना कठिन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक चेकअप और ज़रूरी है। कुछ लोग आपके पास आते होंगे काउंसलिंग के लिए, हाँ, जो उनके कहना है कि भई ये लड़की मुझे पसंद है, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। हाँ। हम चाहते हैं कि इनकी शादी हो, लेकिन इनकी कुंडली नहीं मिल रही। अब आप सलाह दीजिए क्या करूँ? सर, देखिए, कुंडली नहीं मिलना, मैंने आपसे कहा कि स्वभाव मिलना ज़रूरी है। मैं उनके माँ-बाप से ये कहती हूँ कि आप डरिए मत, परिस्थितियाँ अनुकूल भी हो सकती हैं, प्रतिकूल भी हो सकती हैं। कुंडली मिलने के बाद भी शादी चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। तो आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, अगर उनने कोई निर्णय लिया है और सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं, तो उन पे एक बार भरोसा करके देखिए ना। मतलब मैं उन्हें भी सलाह देती हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास में धागे भर का अंतर होता है। तो आप उस बात को समझिए कि अब एक बार अपने बच्चों पे भरोसा करके देख लीजिए। तो सलाह यही रहती है कि अपने बच्चों की सुने उस समय। कुछ कुछ राहु, केतु, शुक्र, शनि ग्रह की शांति के उपाय भी क्या एक मैरिज काउंसलर बताता है या सर, किसी पंडित जी से मिलवा देता है? नहीं सर, मेरा ये कहना है कि चाहे राहु राहु भारी हो, चाहे मंगल भारी हो, ये सब मन से जुड़े हैं। अगर आपने मन की दृढ़ता पाली, तो फिर कोई राहु आपका बिगाड़ नहीं सकता, कोई मंगल आपका बिगाड़ नहीं सकता। मंगल, मंगल ही करके जाएगा। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अपने आप को समझिए, जीवन साथी अच्छा जीवन साथी पाने के साथ-साथ खुद को अच्छा जीवन साथी बनाइए और मन की दृढ़ता के साथ फिर बस इस शादी की त्योहार में, उत्सव में उतर जाइए। बिल्कुल, शादी का त्योहार जो पहले दिन होता है वो अंतिम समय तक चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी 50वीं सालगिरह भी उसी तरह से मनाते हैं जैसे उन्होंने शादी के समय एन्जॉय किया था। मैडम, ये अब लंबा हो रहा है हमारी हमारी चर्चा। हाँ। हम ये चाहते हैं कि 5 बहुत स्पेसिफिक प्रश्न आपसे पूछूँ। एक ये है कि आज कोई युवा जो शादी के पहले आपसे काउंसलिंग में आता है, आप उसको क्या सलाह देंगी? सबसे पहले उसे अच्छा जीवन साथी बनने के लिए तैयारी के लिए कहूँगी कि आप अपने आप को पहले समझें, अपने व्यवहार को अपने समझें, आप किस तरह से आर्थिक स्थिति को अपनी समझें, मानसिक स्थिति को समझें, किस तरह से आप किसी की ज़िम्मेदारी ले पाएँगे, अपने कंधों को कितना आप मजबूत समझते हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को कितना अच्छा बना के रखें। अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हैं, तब आप शादी के विषय में अच्छे से किसी सोचिए। युवती को क्या सलाह देती है? युवती के लिए भी बात आती है कि थोड़ा हमको घर परिवार से ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो परिवार के मन को भी समझें। मतलब परिवार के मन को, मतलब परिवार में हर सदस्य आ जाता है। तो युवती को ये सलाह दूँगी कि हम और मन को जीतने का रास्ता पेट से जाता है। तो हाँ, खाना अच्छा बनाएँ और अच्छे से परोसें और खुशी के साथ खुश होकर के रखें अपनों को, और आप मुस्कुराएँगी तो घर मुस्कुराएगा। तो आपसे घर है, तो मैं युवती को कहती हूँ कि आपकी कर्म भूमि है। आपका घर आपका संसार है। उस संसार को आप निखारें, उसको निखारने के प्रयास के साथ जाएँ और फिर बाहरी संसार आपका इंतज़ार कर रहा है। तो तालमेल बनाएँ, आंतरिक संसार और बाहरी संसार। ये बताइए कि जो लड़के के सास-ससुर हैं, हुँ, मतलब लड़की के माँ-बाप, हुँ। उन्हें क्या सलाह देते हैं? देखिए, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि लड़की अपनी है,
तो होने वाला लड़का भी अपना होगा। तो आप भी उसे अपना समझ के अपनाएँ। तो ये ज़रूरी हो जाता है, हम अपनी लड़की को तो अपनी लड़की समझते हैं, मगर लड़के को केवल दामाद समझते हैं। तो मुझे वही बात समझ में आती है कि दोनों जन को बदलना होगा, माँ-बाप को, चाहे वो लड़की के माँ-बाप हों, चाहे लड़के के माँ-बाप हों। यहाँ हमें ये बात समझनी कि हम 2 व्यक्तियों को मिला रहे हैं। तो 2 व्यक्तियों को मिलाने के बाद उनका अपना स्वतंत्र जीवन है, हम उनके सहायक बनें, हम उन्हें उनकी स्वतंत्रता को दें, इस तरीके से रोड़ा ना बने रोड़ा हम ना उनकी बने। उनकी तरक्की को हम एंजॉय करें, उनकी बिल्कुल, तरक्की को हम प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहित करें। इसी तरीके से लड़के के माँ-बाप जो लड़की की सास-ससुर हैं, हाँ। उनको क्या सलाह है? सबसे पहले तो घर का हिस्सा बनने दें उसे। घर का हिस्सा बनने में समय बहू लगता को है। बेटी माने। बहू को बेटी माने और घर का हिस्सा बनने दें। क्या होता है, जैसे आप शरीर में कोई नया अंग डालते हैं तो उसे समय लेता है वो अंग हील शरीर का होने में। हिस्सा बनने में, हील होने में। ऐसे ही वो बच्ची जो है दूसरे घर से आई है, उस अपने घर को वो छोड़ के आई है, आपके घर का एक हिस्सा बन रही है। तो उसे सहायता प्रदान करें, उसे सहानुभूति दें, उसे सही समझ, सोच उस पे थोपें ना, उसे सलाह दें, माने ना माने उसकी मर्ज़ी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े हैं, बड़े आपको सलाह भी देनी चाहिए, मगर फिर वही बात, संवाद की शैली बदलते हुए। अब उसे बेटी की तरह आपको सलाह देनी है, ना कि बहू की तरह आपको सलाह। अब एक पूरा परिवार है, उस परिवार में लड़की के परिजन भी हैं, लड़के के परिजन भी हैं। वो फूफा भी हैं, फूफी भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी हैं। इतने बड़े परिवार को आप बिल्कुल एक काउंसलर के नाते क्या सलाह देते हैं? ये गुलदस्ता है सर। हम जब खिलता हुआ गुलदस्ते की बात करते हैं तो उसमें हर तरह के फूल होते हैं, और हर तरह के फूलों का जब सामंजस्य होता है तभी परिवार बनता है। तो मैं हर किसी को यही कहूँगी कि परिवार का अपना एक अस्तित्व है, परिवार अपने आप में महत्वपूर्ण है और परिवार के बिना आप जी नहीं सकते। वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, आपको अपने परिवार को अपने से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अपने आप को भी महत्व दीजिए, अपने परिवार को भी बराबर से महत्व दीजिए। तो मित्रों, आज आपने जो सुना वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो सकता है आपके परिवार में किसी की शादी होने वाली हो सकता है आपके बेटे या बेटे की शादी होने वाली हो। तो बहुत ध्यान रखिए कि अब शादी के पहले मैरिज काउंसलर के पास जाना बहुत जरूरी है। वो एक सुखी परिवार की चाबी होते जा रहे हैं, और निसंदेह अगर आप मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो शायद आप जिंदगी भर खोजते रहते हैं। आपको हमारा यह पॉडकास्ट कैसा लगा, अवश्य बताएं। हर शनिवार शाम को 6 बजे हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ आपके साथ होते हैं। आपने हमारा पॉडकास्ट सुना, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, तभी हम आपके पास और भी अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।